जय हिंद। आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल चैनल पर। तो चलिए वीडियो को शुरुआती में समझते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या को देखिए समझने के लिए हम इसमें कुछ ट्रिक का भी यूज करेंगे जो कि आपको समझने में भी आसानी होगी और याद करने के लिए भी आसान रहेगा। तो सबसे पहले समझिए कि प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत शब्द से ही आपको याद होना चाहिए कि प्राकृत होता क्या है, यानी कि नेचुरल शब्द। जैसे में नेचुरल पेड़ पौधे पहाड़ ये सब क्या है, नेचुरल्स हैं। उसी तरह से जो नेचुरल नंबर्स होते हैं प्राकृतिक हुआ, यानी कि यह प्राकृतिक का देन है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि यह सदियों से चला रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि गणन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं इस प्रकार, यानी कि 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याओं को हम जब गिनते यानी कि काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, ये लगातार गिनती जब होता है इसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो आपको प्राकृत शब्द से ही याद हो जाएगा कि जो 1 2 3 होता है ना गिनती, इसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसका मैंने उदाहरण भी समझा दिया यहाँ पे। अब चलिए सेकेंड में है कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या को हम लोग बोलते हैं ओल नंबर। सभी प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती है, यानी कि जो प्राकृत संख्या है उसी के आधार पर है ये सभी प्राकृत संख्या शून्य के साथ यदि मिल जाता है वो हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। यदि हम इस प्राकृत संख्या में सिर्फ शून्य को ऐड कर देंगे तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओल नंबर्स। चलिए थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। तो सबसे पहले समझिए कि पूर्णांक होता क्या है। सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। सभी पूर्ण संख्या, ये जो पूर्ण संख्या हुआ 0 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या, ये सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक का मतलब होता है नेगेटिव। ऋणात्मक मतलब क्या होता है, नेगेटिव। संख्याओं का संग्रह मतलब एकजुट होना, मिलना में, पूर्णांक कहलाता है। सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। जैसे में उदाहरण है कि -3 -2 -1 0 1 2 3 पूर्णांक है। इसमें यह समझना है कि पूर्णांक यानी कि माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। और इसमें एक चीज़ और ये ध्यान देना है कि पूर्णांक शून्य न तो धनात्मक होता है और न ऋणात्मक होता है। जो शून्य होता है 0, वो न प्लस में होगा न माइनस में होगा। शून्य क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक पूर्णांक होता है। अभी और बाकी है, वीडियो को छोड़ के आपको नहीं जाना है, वीडियो को पूरा जरूर देखना है। चलिए देखिए आगे क्या है। अब देखिए पूर्णांक के 2 रूप होते हैं। जैसे एक होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक को समझेंगे यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस, यानी कि जो संख्या प्लस में रहता है। ये क्या है, एक ये प्लस में हुआ, यहाँ पे प्लस लिखा नहीं है फिर भी हम इसको प्लस मानेंगे, क्योंकि यदि साइड में माइनस लिखा रहेगा तो इसको माइनस बोलेंगे। नेगेटिव में एक हो गया प्लस यानी कि पॉजिटिव, 1 2 3 4 इत्यादि, ETC मतलब इटसेट्रा होता है। तो क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर्स हुआ। उसके बाद है ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स से ही समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव का मतलब माइनस, ठीक ना, -1 -2 -3 -4 और ये आगे तक जाएगा। ये सब क्या कहलाता है, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स, जिसका हिंदी होता है परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल 0 हो, यानी कि Q के मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसमें परिमेय संख्या को समझने के लिए आपको एक ये बेहतर तरीका है, जिससे हम यानी कि हम इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। जैसे में 4/2, ये क्या हुआ, यह P/Q के रूप में हुआ, क्योंकि ये जो अपर साइड हुआ ऊपर में क्या हुआ, एक P के रूप में हुआ और जो नीचे हुआ ये Q के रूप में हुआ। तो हम इसको बोल सकते हैं 4/2 क्या हुआ, एक परिमेय संख्या हुआ। इसीलिए हम इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को समझने के लिए बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जो
डाउन साइड क्यू है उसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 5वां पॉइंट पे, अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? देखिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते, जहां p तथा q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल 0, यानी कि इसमें भी q के मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। q यानी कि नीचे, ये देखिए मान के चलिए कि कोई यहाँ पे संख्या है, जैसे में 2 हो गया, तो 2 क्या है, एक परिमेय है कि अपरिमेय है? तो हम देखिए 2 जो है उसको हम इसके नीचे यानी कि डाउन साइड बटे के रूप में 1 लिख सकते हैं। एक क्या हुआ 2, तो 2 एक परिमेय संख्या होगा। और इसी को यदि हम रूट 2 को इस तरह से लिख देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये मेरा अपरिमेय हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि हम इसको बटे के रूप में 1 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये अंडर रूट में हो गया, ठीक ना। ये देखिए मैंने कुछ यहाँ पे उदाहरण भी दे दिया है। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल 0, यानी कि q के मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √2 हो गया, √3, √15 और यहाँ पे एक पाई, ठीक ना, पाई एक्सेट्रा। पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। देखिए पाई का वैल्यू कुछ 2 तरह से हम लोग यूज करते हैं, जैसे में एक होता है 3.14 और एक होता है 22/7। तो आप इसको निश्चित रूप से मान सकते हैं कि ये पाई की जो वैल्यू है 3.14 होगा, या फिर ये मान सकते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 निश्चित रूप से कि यही होगा। इसको हम लोग सिर्फ मानते हैं कि चलिए पाई का मान इतना होता है, ठीक ना, इसलिए हम पाई को भी यहाँ लिख दिए क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है। ये 5 टॉपिक जो हुआ काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ। ये जो 5 टॉपिक हुआ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और इसी से आपका कुछ जो सवाल मिलता जुलता है, आपको यदि ये चीज़ याद हो गया होगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको आगे बेहतर तरीके से सवाल हल करने में आसानी होगी। जैसे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि परिमेय संख्या का कुछ उदाहरण दीजिए, या फिर ये पूछ दीजिएगा कि जो पाई है क्या यह एक अपरिमेय है या फिर परिमेय संख्या है। एक जो पाई है यह 9th क्लास में एक बार पूछा था कि ये बताइए कि जो पाई है क्या यह एक परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कुछ और बातें रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कुछ ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस रहेगा और आपको उसका कुछ कमेंट में जवाब देना होगा। ये 5 टॉपिक के जरिए मैंने आपको कुछ समझाने का प्रयास किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपका हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ और मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।